एप्पल का लोगो और एप्पल के लोग। नमस्ते दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा है आप अपने जीवन में नए नए चमत्कार के लिए बेताब होंगे। नई नई उपलब्धियां आपका आगमन करने को खड़ी होंगी। आखिर हम भी तो एक नए दौर की कगार पर खड़े हैं। ऐसे ही एक नए दौर की कगार पर थे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनाइक। दोनों ही अपनी अपनी कला में माहिर, दोनों ही नए दौर का जोश और दोनों ही किसी भी चुनौती को स्वीकार करने को तत्पर। एप्पल कंपनी को 1 अप्रैल 1976 में रजिस्टर कर लिया गया था। इसका लोगो बनाया रोनाल्ड वेन ने। शुरुआती लोगो में था एक पेड़ और उससे गिरता हुआ सेब, इसाक न्यूटन की याद दिलाता हुआ। लेकिन ये लोगो किसी एक विशेष समूह को ही समझ में आया। एक बड़े मार्केट को ध्यान में रखते हुए देखा जाता तो इस लोगो में उनको लुभाने की क्षमता नहीं थी। तो बाद में आया वो लोगो जो आज के दौर में गर्व के साथ लोग फ्लॉन्ट करते हैं। एक सेब, थोड़ा कटा हुआ, कहीं कहीं ये गार्डन ऑफ ईडन की याद दिलाता है। यहां भी एक नया युग और नई सोच जन्म ले रही थी। वो कंप्यूटर जो आम जनता की पहुंच से दूर था, अब उनके जीवन का हिस्सा बनने को तैयार था। एप्पल नाम को लेकर भी कई लोगों के अलग अलग मत थे। स्टीव को एक ऐसा नाम चाहिए था जो टेक्नोलॉजी की गंध से दूर हो। बाकी सारे नाम किसी न किसी तरह टेक्नोलॉजी की छाया लिए हुए थे, जैसे HP, IBM, असूस। स्टीव तो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को आम लोगों के लिए आसान और सुविधाजनक बना रहा था। इसलिए ऐसा नाम और लोगो जरूरी था जो बहुत आसानी से स्वीकारा जा सके। एप्पल नाम से ज्यादा एक विचारधारा का प्रतीक बन गया। एक ऐसी विचारधारा जो हर प्रकार की सत्ता और अथॉरिटी का विरोध करती है। एक ऐसी सोच जो हर सोच पर प्रश्न पूछती है। तो एप्पल नाम फिट हो गया। ये तो मानना पड़ेगा कि स्टीव के पास एक दूरगामी परख थी, एक छठी इंद्रिय, गट इंस्टिंक्ट। तभी तो एप्पल ने अपना पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस वक्त जब उनके पास ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई कर्मचारी, ना ही बड़ी पूंजी। लेकिन स्टीव ने आए हुए मौके को बड़े मार्केट में पहुंचने का माध्यम समझा और बिना हिचक ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट था 50 सर्किट बोर्ड का। स्टीव और वोस के एक प्रेजेंटेशन को देखने के बाद बाइट शॉप कंप्यूटर स्टोर के मालिक पॉल टेरेल ने यह ऑर्डर दिया था। उसका स्टोर एल कॉमिनो रोड पर था, जो सिलिकॉन वैली का मुख्य मार्ग है। तो अब चुनौती थी एक फैक्ट्री की, कुछ वर्कर्स की। यहाँ पर स्टीव की कार्यकुशलता और सूझबूझ का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। तो उसने प्रोडक्शन की सभी बारीकियों को ध्यान में रखा। स्टीव ने अपने माता पिता के घर में एक बेडरूम को अपनी पहली मेकशिफ्ट फैक्ट्री का रूप दिया। सर्किट बोर्ड पर निश्चित जगह पर सेमीकंडक्टर और दूसरे पार्ट सोल्डर करने के लिए स्टीव ने अपनी बहन पैटी को चुना। जब टेरेल ने फिर से 50 सर्किट बोर्ड का ऑर्डर दिया तो स्टीव ने ये काम अपने पिता के गैराज में शिफ्ट किया। पिता ने भी गैराज खाली कर दिया। उस समय वो वहां पर रीसेल के लिए कुछ गाड़ियों की मरम्मत कर रहे थे। स्टीव ने बिल फर्नांडिस को काम पर नियुक्त किया। बिल ने ही तो स्टीव और वोस की पहली मुलाकात करवाई थी। फिर आसपास के कुछ बच्चों को भी स्टीव ने काम के लिए बुला लिया। उसने एक फोन आंसरिंग सेवा को भी साइन अप किया। किराए पर एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी लिया। तो वो गैराज एक नन्हा सा असेंबली लाइन वर्क एरिया बन गया। स्टीव की बहन और कुछ दोस्त सोल्डरिंग का काम करते थे। वोस की वर्क स्पेस में वो असेंबल किए हुए बोर्ड्स की जांच करता था। उसके बाद इन बोर्ड्स के टिकाऊपन का परीक्षण हीट लैंप के नीचे घंटों तक होता था। स्टीव की माँ फोन अटेंड करती थी। सभी लोग वीकेंड को और रात को भी काम करते थे। स्टीव तो पूरे समय फोकस्ड रहता था। स्टीव की एक पुरानी गर्लफ्रेंड भी ये काम करती थी। जब वो सोल्डरिंग का काम ठीक से ना कर सकी तो स्टीव ने उसको बुक कीपिंग की जिम्मेदारी दे दी। स्टीव को पहली बार ऐसा लगा कि वो किस तरह के काम के लिए बना है। साथ ही एक और बात सीख ली स्टीव ने। वो अपनी बात बिना झिझक के कहता था। ऐसा ही उसने अपने माता पिता से सीखा था। स्टीव जान गया कि यदि काम बेहतर करना है तो आलोचना से झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। स्टीव ने सीख लिया कि यदि गुस्सा किया जाए तो काम करने वाला व्यक्ति अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इस सीख के कारण बाद में स्टीव को कुछ नुकसान भी हुए। लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन इतना स्पष्ट था कि स्टीव की निगरानी में हर व्यक्ति अपना सर्वोत्तम कार्य करता था। स्टीव की पैनी निगाह से कुछ भी नहीं बचता था। इस छोटी सी टीम ने वो सारे सर्किट बनाए
जो टेरिल ने ऑर्डर किए। एप्पल 1 के 200 के आसपास कुछ सर्किट ही बिके होंगे, लेकिन उस गर्मी ने स्टीव को एक ऑर्गेनाइजर बना दिया। लेकिन ये तो एक छोटा प्रयास था। स्टीव में बिल गेट्स की तरह कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने की कला नहीं थी, लेकिन सिलिकॉन वैली की दुनिया में अगर काम करना था तो उसको वहां के अनुसार खुद को ढालना भी था। स्टीव तो एक क्रिटिक था, एक ऐसा व्यक्ति जो स्थापित व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता था, जो अपने नियमों के अनुसार ही चलना चाहता था। वो तो इस समय तक भी किसी मीटिंग में अपना स्वेटर और जीन्स पहनकर गया था, जो कि फटे हाल ही थी। स्टीव डीओ भी नहीं लगाता था, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल होता होगा। बाल भी उसके उन दिनों बड़े ही रहते थे। अगर आप स्टीव जॉब्स की अलग अलग उम्र की तस्वीरें देखेंगे तो साफ समझ जाएंगे कि उसके जीवन के विकास के साथ साथ उसका व्यक्तित्व भी विकसित होता गया। उसकी जीवन शैली और कार्यशैली भी विकसित होती गई, और ये तो हम सब जानते ही हैं कि उसकी कला और निखरती गई और परिष्कृत होती गई। स्टीव ने जीवन के हर मोड़ पर खुद को बेहतर बनाया। लेकिन हम बात कर रहे थे स्टीव के सिलिकॉन वैली में व्यवसाय करने की। वो इस वैली में बड़ा खेल खेलना तो चाहता था, लेकिन अपने नियमों के अनुसार। इधर वोज ने एप्पल 1 को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उसी साइज के सर्किट पर अधिक स्लॉट्स लगाने में लगा था, और कुछ और पुर्जे भी। तो ये नया सर्किट ज्यादा अच्छा और नए तरह का काम करने में सक्षम था। वो एक बड़े बाजार को केटर करने के लिए तैयार था। वोज अभी भी एचपी के लिए काम कर रहा था। स्टीव कोई व्यापारी नहीं था, ये वो खुद भी कहता था, लेकिन उसकी दूरदर्शिता और उसकी गट इंस्टिंक्ट ये जानती थी कि उसके पास एक जादू का पिटारा है, एक जबरदस्त नया गैजेट है जो दुनिया पर छा जाएगा, दुनिया को बदल देगा। इस बात पर स्टीव को दृढ़ से भी अधिक विश्वास था। ये वो जानता था कि इतने बड़े काम को पिता के गैराज से नहीं किया जा सकता था, और पूंजी को इसके लिए दोस्तों और परिवार से मांगकर एकत्र भी नहीं किया जा सकता था। बोलने की कला में माहिर स्टीव को पूंजी चाहिए थी। उस समय का व्यापारी वर्ग एक अभिजात्य समूह था। उसकी मजबूत दीवारों के भीतर जाना आसान नहीं था। उस वर्ग का दरवाजा, दिल और बैंक की तिजोरी खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वोज और स्टीव के पास सिर्फ एक आविष्कार था, जिस पर स्टीव को बहुत बहुत विश्वास था। शायद वोज के साथ स्टीव ना होता तो वोज इतने बड़े स्तर पर काम ना कर पाता। वोज ने तो इस खोज को अपनी कंपनी एचपी को बेचने का प्रयास भी किया। वोज के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद एचपी के निर्णय लेने वाले दल ने इस मशीन और उसको खरीदने के प्रस्ताव दोनों को ही खारिज कर दिया। उनके अनुसार ये मशीन मात्र एक खिलौना है, जिसे कुछ शौकिया खरीदेंगे। इसका कोई बड़ा मार्केट नहीं है। वोज निराश हुआ, पर हर निराशा का एक बड़ा कारण होता है जो उस समय दिखता नहीं है। इसके बाद वोज स्टीव की बात से राजी हुआ कि वो दोनों खुद ही मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। अब उस मजबूत दीवार के अंदर जाना था जहां फाइनेंसर्स, बैंकर्स और इन्वेस्टर्स रहते थे। कैसे किया ये काम स्टीव और वोज ने मिलकर? स्टीव तो उस समय तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अनुसार कपड़े भी नहीं पहनता था, और वो नंगे पांव भी रहता था। बाल भी वो कम ही बनाता था। क्या प्रतिक्रिया दी उस अभिजात्य वर्ग ने स्टीव को, जो दुर्गंध भी करता था? ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनेंगे विश्वास की जीत की कहानी, एक नए आविष्कार की सफलता की दास्तान। अगर वोज एचपी की आलोचना से निराश हो जाता तो शायद दुनिया का आज ये रूप ना होता, शायद दुनिया इतने आगे ना पहुंची होती। क्या क्या हुआ सिलिकॉन वैली में एप्पल के आने के बाद, ये जानने के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। तब तक बढ़ते रहिए स्टीव की तरह। बाय।